दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 मई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि कल आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल किए थे। जी हाँ, आज हम आप लोगों के सवाल का शॉर्ट लिस्ट करके लेकर आए हैं और आज पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के सवालों का जवाब देने की। तो आप अंत तक बने रहें। इसी वीडियो में आगे चल करके बारी बारी से आप लोगों के सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, तो आप अंत तक बने रहें। अगर आपका भी कुछ सवाल है तो नीचे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे कल की वीडियो में। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि सीमित कमाई के बीच आसमान छूती महंगाई से आम जन पर चौतरफा मार पड़ी है। खान पान से लेकर के पढ़ाई लिखाई तक के बड़े खर्चे ने जेब काटनी शुरू कर दी है। इससे कम आय नौकरी पेशे और मध्यम वर्ग की मुश्किलें बढ़ गई है। रही सही कसर को पेट्रोल पदार्थ, रसोई गैस और सब्जियों के बड़े दामों ने पूरा कर दिया है। सबसे ज्यादा मार मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों पर पड़ रही है। पाई की गई बचत महंगाई के कारण खर्च होकर के फुर्र हो जा रही है। हर रोज इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री और सब्जी आदि महंगी हुई है। कपड़े धोने और नहाने का साबुन तथा वॉशिंग पाउडर पर भी महंगाई की मार पड़ी है। हम लोगों ने महंगाई पर गृहिणियों से सवाल पूछा तो उन्होंने बताया है कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है। खाद्य सामग्री समेत अन्य सामान की कीमत बढ़ने से किचन का बजट गड़बड़ा गया है। जब पिछले कुछ दिनों से महंगाई जितनी तेजी से बढ़ी है उससे समाज का हर तबका बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। वहीं दूसरी महिला गीता चौरासिया ने बताया है कि महंगाई कंट्रोल से बाहर है। जब घर का खर्च चलाना महाभारत हो गया है। रसोई के खर्च में खाद्य सामग्री और सब्जी के दामों में बढ़ोतरी होने से चिंता बढ़ गई है। हर वर्ग महंगाई की मार झेल रही है। वहीं तीसरी महिला उषा सिंह ने बताया है कि तेजी से बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। खाद्य सामग्री, वस्त्र, निर्माण सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली हर सामान की कीमत काफी बढ़ गई है। दोस्तों अब एक बहुत ही खुशखबरी आप लोगों को देने जा रहे हैं। खुशखबरी है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का सामना कर रहे देश के नागरिकों को केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम पेट्रोल पर केंद्र उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी को 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये कम कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल के भाव में 7 रुपये प्रति लीटर तक कम हो जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम उन प्लास्टिक उत्पादकों के लिए कच्चे माल पर भी कस्टम ड्यूटी कम कर रहे हैं जहां हमारी आयात निर्भरता ज़्यादा है। स्टील के कुछ कच्चे माल पर भी आयात शुल्कों को घटाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट के खतरे के बीच दुनिया भर में तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स वायरस को लेकर के भारत में भी अलर्ट हो गया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और ICMR को स्थिति पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। हालांकि भारत में अभी तक इससे संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और अमेरिका में लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस इस बीमारी के संभावित संक्रमणों की जांच कर रहे हैं, जिनमें मृत्यु दर 10% हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मंकी पॉक्स क्या है। तो मंकी पॉक्स एक चेचक बीमारी के समान ही दुर्लभ वायरल संक्रमण है। ये पहली बार 1958 में रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया था। मंकी पॉक्स बीमारी में चेचक जैसे संक्रमण शामिल है। अब आपको बता दूं कि मंकी पॉक्स की बीमारी कैसे फैलता है। तो मंकी पॉक्स किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर से निकट संपर्क के माध्यम से या वायरस से दूषित सामग्री के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। माना जाता है कि ये चूहा, चूहियों और गिलहरियों जैसे जानवरों से फैलता है। ये रोग घाव, शरीर के तरल पदार्थ, श्वसन बूंदों और दूषित सामग्री जैसे बिस्तर के माध्यम से फैलते हैं। मंकी पॉक्स के लक्षण के बारे में बात करें तो WHO के अनुसार मंकी पॉक्स आमतौर पर बुखार, दाने और गांठ के जरिए उभरता है और इससे कई प्रकार की चिकित्सा जटिलताएं पैदा कर सकती है। रोग के लक्षण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक दिखाई देते हैं, जो अपने आप दूर हो चले जाते हैं। हालांकि कई मामले गंभीर भी हो जाते हैं और मौत भी हो जाती है। हाल के समय में मृत्यु दर का अनुमान लगभग 3 से 6% रहा है, लेकिन यह 10% तक हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के दौर में एटीएम से कैश निकालने वालों की संख्या में कमी आई है, लेकिन यदि आप
अक्सर एटीएम से कैश निकालते हैं, तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने एटीएम से कार्डलेस निकासी के लिए बैंकों और एटीएम ऑपरेटर्स को आदेश दिया है। आरबीआई के इस नए नियम के लागू होने के बाद एटीएम से कैश निकालने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि कार्ड की क्लोनिंग, कार्ड स्किमिंग और दूसरे बैंक फ्रॉड कम हो जाएंगे। जब कार्डलेस ट्रांजैक्शन में कैश निकालने के लिए आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। इसमें आप यूपीआई पेमेंट ऐप जैसे पेटीएम, गूगल पे, अमेजॉन पे या फिर फोन पे जैसे ऐप के जरिए ही एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। आरबीआई के निर्देश के बाद अब सभी बैंक और एटीएम ऑपरेटर को कार्डलेस कैश निकासी का इंतजार करना होगा। जब रिजर्व बैंक की तरफ से लागू नियम के तहत कोई भी बैंक किसी भी बैंक के खाताधारक को यह सुविधा दे सकता है। इसके लिए एनपीसीआई को यूपीआई इंटीग्रेशन का निर्देश दिया गया है। कार्डलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा अभी कुछ ही बैंकों के एटीएम पर मिल रही है। नए सिस्टम के तहत ग्राहकों को एटीएम में डेबिट कार्ड डालने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए ग्राहक को एटीएम पर क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। इसके बाद 6 डिजिट का यूपीआई नंबर इंटर करना होगा। उसके बाद पैसे निकल जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यह खबर बिहार के बेतिया की है, जहां अनुमंडल के चंदपटिया प्रखंड परिसर में अर्धनिर्मित मनरेगा भवन के संवेदक सरकारी राशि गोलमाल करने में फंस गए हैं। इस मामले को लेकर के मनरेगा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कृष्णकांत कुमार ने जानकारी दी है कि पंचायत सेवक और संवेदक रामचंद्र काजी से गबन की 8,50,000 रुपये की सरकारी राशि वसूली जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले को निचली अदालत की सिविल कोर्ट में जिला जज के पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। जहां साथ ही अपने 17 मई के अंतरिम आदेश को भी अगली सुनवाई तक प्रभावी रखने का निर्देश दिया है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मिसाल देकर के आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वजू की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश बरकरार रखा है। जहां 1991 एक्ट को लागू करना चाहिए। उम्मीद है कि जिला कोर्ट न्याय करेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भविष्य की विवादों को रोकने के लिए पूजा स्थल अधिनियम 1991 बनाया गया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह कानून संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। या उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्थानीय डीएम याचिकाकर्ताओं का सहयोग कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक अनुष्ठान की अनुमति दें तो फिर इसमें तालाब से वजू शामिल है। जब तक वजू न करें तब तक नमाज नहीं पढ़ा जा सकता है। फव्वारा संरक्षित किया जा सकता है लेकिन तालाब खुला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिविल जज ने मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना था। जब सिविल जज ने गलत आदेश पारित किया था। मुस्लिम समाज में भय का माहौल है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबरी कांड फिर से दोहराने नहीं देंगे। 1991 एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर सीबीआई की रेड भले ही नौकरी घोटाले के आरोपों से जुड़े हो, लेकिन राजनीतिक पंडित इसका कुछ अलग ही मायने निकाल रहे हैं। जानकार मानते हैं कि नौकरी घोटाले से जुड़े आरोपों की जांच तो दिख रहा है, लेकिन जो अदृश्य है वह है नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच बड़ी नजदीकियां और जातीय जनगणना को कराने के लिए बनाया जा रहा है दबाव। दरअसल बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के जेडीयू के साथ गठबंधन की सरकार चला रही है। बीजेपी राज्य में नीतीश कुमार के भरोसे ही है। हालांकि कई दशक के इंतजार के बाद बीजेपी को इस बार के विधानसभा चुनाव में फायदा हुआ है, लेकिन गठबंधन धर्म निभाते हुए नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपनी पड़ी। हालांकि दोनों दल गठबंधन में जरूर है, लेकिन एक दूसरे को कमतर साबित करने या फिर घेरने का मौका कभी भी नहीं चूकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी ने आंतरिक तौर पर नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया है। ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। यह पिछले कुछ दिनों से जातीय जनगणना की मांग खूब उठ रही है। इस मुद्दे को आरजेडी सहित कई राजनीतिक दल पूरी शिद्दत से उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार भी विपक्ष के खेमे में खड़े दिख रहे हैं। बीजेपी के गठबंधन साथी का विपक्ष के साथ किसी मुद्दे को लेकर के खड़ा होना पार्टी के लिए असहज स्थिति साबित हो रही है। पिछली बार जब नीतीश कुमार का जेडीयू और लालू प्रसाद यादव का आरजेडी एक साथ चुनाव में मैदान में थे तो फिर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। 2015 के बिहार चुनाव में भाजपा को नीतीश लालू के गठबंधन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जहां हालांकि 2017 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी से गठबंधन तोड़ते हुए बीजेपी के साथ मिलकर के फिर से सरकार बना ली थी। दोस्तों बात करते हैं कि हाल के सालों में आधे दर्जन से अधिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। इससे युवा के मन में सरकार के प्रति एक टीस पैदा हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रश्न पत्र लीक मामले में ठोस नीति आज तक क्यों नहीं बनाई गई है। लगातार हो रहे प्रश्न पत्र लीक से हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में है। एक समय नारा दिया गया था कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। 2 साल बीत जाने के बाद युवाओं को ये नारा बेईमानी लग रहा है। अब ये कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है, पढ़ल लिखल बेकार है।
नौकरी के लिए जुगाड़ है। बिहार के लाखों स्टूडेंट हर साल अपनी आंखों में सपने लिए राजधानी पटना आते हैं। जब कई साल मेहनत के बाद भी जब छात्र परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो फिर उनकी उम्मीद पर तब पानी फिर जाता है जब उनके सामने पेपर लीक की खबर आ जाती है। जब कमोबेश बिहार के तमाम परीक्षाओं का हाल एक ही जैसा है। हम ये बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार पुलिस भर्ती 2017 14 मार्च 2021 और 21 मार्च 2021 को पेपर संपन्न हुए, लेकिन ये एग्जाम के पेपर लीक हुए। वहीं 27 फरवरी 2022 को आयोजित उत्पाद पुलिस के एग्जाम के पेपर लीक हुए। वहीं 28 फरवरी 2022 को फायरमैन की एग्जाम हुई और पेपर लीक की खबर सामने आई। जहाँ बिहार दारोगा 2017, 2019 और 2022 की परीक्षा के दौरान भी एग्जाम के पेपर की लीक होने की खबर सामने आई। साल 2017 में एसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी हुई और पेपर लीक हुआ। एक आईएएस अधिकारी जेल भी गए। साल 2012 में भी एसएससी की परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 बार लीक हुए। इस बार तो तमाम पिछले रिकॉर्ड टूट गए हैं और राज्य स्तर की सर्वोच्च परीक्षा को भी शिक्षा माफियाओं ने कलंकित कर दिया है और बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र को भी लीक कर दिया। नौकरी पाना युवाओं के लिए सपना बन गया है। कोई ऐसे परीक्षा नहीं होती है जिसके प्रश्न पत्र लीक ना होते हो। यहाँ तक कि बीपीएससी की परीक्षा भी लीक हो गए। जहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, युवा खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में शायद ही कोई परीक्षा ऐसी हुई होगी जिसके प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए होंगे। हजारों छात्र का भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपके सवाल और मेरे जवाब का। तो आप लोगों ने कल की वीडियो में बहुत सारे सवाल पूछे थे, उन सवालों को हम शॉर्ट लिस्ट करके लेकर आए हैं और आप लोगों के सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। अभी शिव गुप्ता जी लिखते हैं कि सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा। तो शिव गुप्ता जी, आपको बता दूं कि सहारा इंडिया का पैसा आपको अभी नहीं मिलेगा क्योंकि सहारा इंडिया का केस चल रहा है पटना हाई कोर्ट में। जब पटना हाई कोर्ट सहारा इंडिया का जो प्रमुख है सुब्रत राय, उसको हाजिर करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। 2 बार डेट दी हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन हाजिर नहीं हुए। जिसके बाद पटना हाई कोर्ट सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। उसके बाद सुब्रत राय सुप्रीम कोर्ट गए और अपनी अर्जी दाखिल की, लेकिन पटना हाई कोर्ट सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय को अभी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको स्टे लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है। उसके बाद दूसरा कमेंट लेते हैं और ये कमेंट किया है रोशन कुमार जी ने। रोशन कुमार लिखते हैं कि सर, हमारा राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है। जिला पूर्णिया, प्रखंड बनमखी और अभी तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना है। हम कई बार ब्लॉक गए और ब्लॉक की तरफ से जवाब दिया गया है कि अभी वेबसाइट काम नहीं कर रही है, वेबसाइट पर काम चल रहा है, इस वजह से अभी राशन कार्ड नहीं बन सकता है। तो आपको रोशन कुमार जी, आपको बता दें कि आप अपने से अपने घर बैठे राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। आपको हम वेबसाइट का नाम बता दे रहे हैं और इस वेबसाइट का नाम है नेशनल फूड ऑफ सिक्योरिटी पोर्टल। इस वेबसाइट पर जाकर के आप राशन कार्ड अपने घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला कमेंट लेते हैं मोहम्मद इम्तियाज जी। तो मोहम्मद इम्तियाज जी लिखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मेरा कहना है कि आंधी और पानी से आम जनता का काफ़ी नुकसान हुआ है, सरकार की तरफ से इसको मुआवजा देना चाहिए। तो मैं भी आपके बात से सहमत हूँ और मुझे उम्मीद है कि नीतीश सरकार क्षति का जायजा लेकर के क्षतिपूर्ण की भरपाई करे। उसके बाद अगला कमेंट लेते हैं यन के राज जी की। तो उन्होंने लिखा है कि हेलो फिरदौस भाई, आप बहुत अच्छा न्यूज़ बनाते हो, शुक्रिया भाई। उसके बाद अगला कमेंट लेते हैं अजय पांडे जी की। तो उन्होंने लिखा है कि ब्लॉक स्तर पर जो भ्रष्टाचार होता है ये कैसे बंद होगा। तो अजय पांडे जी, आपको बता दूं कि ये कभी बंद होने वाला नहीं है। दोस्तों, आप लोगों का सवाल अभी बस यहाँ तक, और जो भी बचे हैं आगे उन सवालों का जवाब दिया जाएगा 5-6 मिनट बाद। जब तक डेली न्यूज़ के तहत बात करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार सुशासन का चाहे जितना भी दावा कर ले, लेकिन बेगूसराय में एक बार फिर से कथित जंगल राज का नज़ारा साफ देखा जा रहा है। शुक्रवार की रात बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक पत्रकार की गोली मार करके हत्या कर दी। घटना बखरी थाना क्षेत्र के परिहारा ओपी स्थित बहुआरा साहू गांव की है। मृतक पत्रकार साहू निवासी अर्जुन महतो के पुत्र सुभाष कुमार थे। जहां घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गांव में ही चौक के पास एक लड़का का शादी कार्यक्रम था। जब शुक्रवार की देर रात सुभाष उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। जहां वहां से लौटने के दौरान पिता और चाचा आगे बढ़ गए। इस बीच पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने सुभाष के सिर में गोली मार करके हथियार लहराते हुए फरार हो गए। जहाँ आनंद फानंद में स्थानीय लोगों के द्वारा बखरी पीएचसी लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अलग अलग जिलों में बारिश के साथ चली आंधी और ओलावृष्टि से फसलों, फलों और सब्जियों की खेती को काफ़ी क्षति हुई है। यह सरकार ने नुकसान का आकलन करने का आदेश जारी कर दिया है, अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फसल और मकान के नुकसान का आकलन करके परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। भागलपुर के कृषि पदाधिकारी के झा ने बताया है कि आम की फसल को नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया है कि इस बार फसल भी कम हुआ था और आंधी से काफ़ी संख्या में फल गिरने की सूचना मिल रही है, जिससे किसानों को नुकसान होने की संभावना है। उन्होंने बताया है कि मक्का का परिपक्व हो चुका है। अगर खेती में मक्के का पौधा गिर भी गए तो उसकी तुराई आसानी से की जा सकती है। वहीं कुछ जगहों पर मक्के के पौधे छोटे हैं, जहां आंधी में छोटे पौधे के गिरने की आशंका कम होती है। इसके बावजूद भी प्रखंड कृषि पदाधिकारी को फसल क्षति का आकलन करके रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर में भी आंधी बारिश से केला और मक्के, लीची और आम की फसल को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान कई पेड़ उखड़ गए, जहां किसानों का कहना है कि लीची और आम के पेड़ों में लगे आधे फसल गिर गए हैं। समस्तीपुर में भी किसानों को नुकसान हुआ है। सीतामढ़ी, चंपारण, समस्तीपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार आदि जिलों के लिए किसानों ने नुकसान की सूचना कृषि विभाग को दे दी गई है। जहाँ कई इलाकों में खेत में लगी फसल को भी काफ़ी क्षति पहुंची है। खेत में लगी फसल के पौधे जमीन पर गिर गए हैं। कृषि विभाग के एक अधिकारी बताते हैं कि फसलों के नुकसान को लेकर के आकलन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। नियम अनुसार किसानों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि 2 दिन पहले बिहार में तूफान से 33 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में एक बार फिर से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए बिहार के पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर के जिलों कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। यही नहीं, मौसम विभाग ने इन जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवा, उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा रह सकती है, इसकी भी चेतावनी दी है। साथ ही यहाँ पर वज्रपात की भी संभावना जताई है। जब बिहार के उत्तर और पूर्वी हिस्से के 10 जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो रही है। बारिश आगे भी होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग केंद्र पटना ने येलो अलर्ट जारी किया है। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, अररिया के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र इन जिलों के कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना जताई है। इसके अलावा इन इलाकों में वज्रपात की भी संभावना जताई है। जब मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने इन मौसम को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लोगों से आग्रह किया गया है कि बारिश और मेघ गर्जन के दौरान वो सतर्क रहें, सावधान रहें। यदि कोई व्यक्ति खुले स्थान पर है तो फिर वे यथाशीघ्र यानी कि जल्द से जल्द किसी पक्के मकान में चले जाएं। ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। भारी बारिश, तूफान, बाढ़ या फिर ऐसी प्राकृतिक आपदा से पहले लोगों को सचेत करने के लिए मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी करता है। इस चेतावनी का मतलब है कि 7 से 15 किलोमीटर की भारी बारिश होने की संभावना है। अलर्ट जारी होने के कुछ घंटों तक बारिश रहने की संभावना रहती है, जब बाढ़ आने की आशंका भी रहती है। दोस्तों अब वक्त हो गया है आपके सवाल और मेरे जवाब का। तो सबसे पहले बात करते हैं, जितेंद्र पंडित ने सवाल किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं बांकी से पोठिया ब्लॉक से बिलोंग करता हूं। मैं राशन कार्ड बनाने के लिए बहुत पैसा दिया, लेकिन हमारा राशन कार्ड आज तक नहीं बना। तो जितेंद्र पंडित जी, आपको पता है कि राशन कार्ड बनाने के लिए पैसे नहीं देने होते हैं। आप किसको पैसा दिए हैं नहीं मालूम, लेकिन आप जिसको भी पैसा दिए हैं ये गलत है। पैसा लेने वाले भी गलत है तो आप भी गलत हैं। इसी को भ्रष्टाचार बोला जाता है। आप लोग खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन आप बोलते हैं कि राशन कार्ड नहीं बन रहा है। ये गलत है, बिल्कुल भी आपको पैसे नहीं देना चाहिए। अगर आपको राशन कार्ड बनवानी है तो आप ब्लॉक में जाइए, राशन कार्ड बनवाइए, या फिर आप ऑनलाइन के द्वारा घर बैठे ही अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला सवाल लेंगे रमेश भोजपुरी एंटरटेनमेंट से। इसका नाम है रमेश। ये लिखते हैं कि सरकार को महंगाई पर रोक लगानी चाहिए। ये बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। एक बार जो महंगाई बढ़ गई सो बढ़ गई, उसको कम करने की अभी कोई भी संभावना नहीं है। अब अगला सवाल किया है नाजिर एम्ब्रॉयडरी ने। उन्होंने लिखा है कि नल जल योजना में पानी नहीं आता है, बैसी थाना हिंटोर पंचायत में शिकायत कहाँ करें। तो नाजिर जी, आपको हम एक नंबर दे रहे हैं, आप उस नंबर पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। और ये नंबर नोट कर लीजिए 1800-123-1121। एक बार और आपको बता दें 1800-12-31121। इस नंबर पर कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं नल जल योजना से संबंधित। अब अगला सवाल है राधे श्याम कुमार जी से। उन्होंने लिखा है कि ई श्रम कार्ड वाले को पैसा मिलेगा कि नहीं। तो राधे श्याम जी, आपको बता दें कि अभी इसके लिए कोई अपडेट जारी नहीं की गई है। हाँ,
नीतीश सरकार ने जरूर कहा है कि ई श्रम कार्ड वालों को जल्द से जल्द 1000 रुपये उनके खाते में भेज दिया जाए, लेकिन कब, किस तारीख को, ये अभी नहीं बताया गया है। तो जब भी इसके बारे में अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। केडीबी लैब के माध्यम से आप बने रहें हमारे साथ। अब अगला सवाल क्या है, सरोज कुमार जी ने, उन्होंने लिखा है कि हमारे पंचायत में नल जल योजना फेल है, इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो सरोज कुमार जी, आपको बता दूं कि कैसा भ्रष्टाचार, उसके बारे में थोड़ा आप अगर विस्तार से बता देते तो और अच्छा होता। अब अगला जो सवाल लेने जा रहे हैं, ये सवाल अब तक सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। ये सवाल किया है सब्बीर आलम ने, उन्होंने लिखा है कि किसान का पैसा कब तक मिलेगा। तो भाई जी, पीएम किसान योजना का पैसा 31 मई तक आपके अकाउंट में आ जाएगा, सरकार की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि केडीबी लैब के माध्यम से बहुत बार बताया गया है कि 31 मई तक पीएम किसान योजना का पैसा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बार बार आप लोग सवाल पूछते हैं और वीडियो को देखते नहीं। वीडियो को देखिएगा तभी तो आप लोगों को मालूम चलेगा ना, वीडियो पूरा देखिए तब आप लोगों को मालूम चलेगा क्या है क्या नहीं है, सरकार द्वारा क्या अपडेट किया गया है। बहुत बार केडीबी लैब के माध्यम से बताया भी गया है और कल भी बताया गया था। तो जो भी ऐसे सवाल पूछ रहे हैं वो सब ध्यान से सुन लें कि पीएम किसान योजना का पैसा 31 मई तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। हालांकि ऑफिशियली ऐलान नहीं है, लेकिन फिर भी गुप्त चरणों से ये जानकारी मिली है। तो दोस्तों, सवाल जवाब का सिलसिला अभी बस यहाँ तक। जो भी बचे हैं, जो भी सवाल बचे हैं वो आगे इसी वीडियो में कवर किया जाएगा। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। जिसका भी सवाल का जवाब अभी हम नहीं दे पाए हैं, घबराएं नहीं, आपका भी सवाल का जवाब दिया जाएगा इसी वीडियो में आगे चल करके। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना शहर में ऑटो पर सफर करना और महंगा होने वाला है। जहां ऑटो संघ की मांग पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव ने भी प्रस्ताव भेज दिया है। परिवहन विभाग की ओर से भी प्राधिकार से सुझाव मांगा गया था कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के मूल्य में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए क्या किराया बढ़ाया जाए। इस पर प्राधिकार के सचिव की ओर से संघ की मांग को ध्यान में रखते हुए अपना मंतव्य भेज दिया गया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही शहर में ऑटो के लिए रूट के अनुसार किराया तय किया जाएगा। अभी तय नहीं हुआ है कि किराए में कितनी बढ़ोतरी होगी। बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ की ओर से 18 अप्रैल को 30% तक किराया बढ़ाने की मांग की गई थी। इस बीच क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अधिकारियों ने बैठक करके मूल्य वृद्धि को देखते हुए किराया बढ़ाने पर विचार किया था तथा 19 मई 2022 को परिवहन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। ऐसे तो ऑटो चालकों ने डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के दाम बढ़ोतरी के बाद बीच बीच में खुद से किराया बढ़ाया है। जहां प्राधिकार यानी कि आरटी की ओर से पिछले 9 साल में तीसरी बार आधिकारिक तौर पर किराया बढ़ाया जाएगा। 14 फरवरी 2013 तथा दूसरी बार 22 अप्रैल 2021 को ऑटो किराया बढ़ाया था। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर मधुबनी से सामने आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। यह हथियारबंद अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 6.5 लाख रुपए लूट लिया है और हथियार लहराते मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े लूट की इस घटना से इलाके में हरकत मच गया। यह घटना खजौली थाना क्षेत्र के सुस्की बिहेटा रोड की है, जहां बाइक सवार 3 अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। यह घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 15 से अधिक ठिकानों पर शुक्रवार को सीबीआई ने रेड मारी है, छापेमारी की। रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव पर अनियमितता बरतने और जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी भले ही खत्म हो गई है, लेकिन अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। जब पक्ष और विपक्ष तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव के घर रेड के लिए कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही कहा है कि सीबीआई की भी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस विधायक अजित शर्मा और एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जब कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई रेड पर कहा है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही सीबीआई की कार्रवाई क्यों, सत्ता पक्ष के लोगों के ठिकानों पर छापेमारी क्यों नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहाँ सीबीआई और ईडी छापा मार रही है, क्या भाजपा के सभी नेता और मंत्री दूध के धुले हैं। अजित शर्मा ने कहा है कि जनता देख रही है कि किस तरह लालू परिवार को सीबीआई के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। अजित शर्मा ने कहा है कि जब जब चुनाव का समय आता है बीजेपी कुछ न कुछ करती है। राज्यसभा और एमएलसी चुनाव होने वाला है, इसलिए छापा मार करके विपक्ष को डराने का काम किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं, तेजस्वी यादव बाहर गए हुए हैं, पूर्व सीएम राबड़ी देवी घर में अकेली है और उनके घर में सीबीआई छापा मार रही है। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर के हम लोग सर्वदलीय बैठक का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे समय में बीजेपी ने जानबूझ करके ये काम किया है, जो कि उचित बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पटना के राजीव नगर में आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए 70 मकानों पर जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है। इसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस संबंध में 70 लोगों को नोटिस भेजा गया है। जल्द ही इन मकानों को ध्वस्त करके वहां जजों के लिए आवास बनाया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 15 से अधिक ठिकानों पर शुक्रवार को सीबीआई ने रेड मारी, छापेमारी की। रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव पर अनियमितता बरतने और जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप लगा है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी भले ही खत्म हो गई है, लेकिन अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। जब पक्ष और विपक्ष तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ रेड को लेकर के सीबीआई पर जमकर के निशाना साधा है और उन्होंने सीबीआई को गिद्ध तक कह दिया है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई की रेड पर पप्पू यादव ने कहा है कि सीबीआई को 15 साल देरी क्यों हो गई है और किस समझौता के तहत आप चुप थे और 15 साल बाद आपको एफआईआर दर्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के एक साथ आने से भाजपा की परेशानी बढ़ गई है। बिहार की राजनीति में परिवर्तन होता दिख रहा है। इस कारण आनन फानन में लालू प्रसाद यादव के आवास पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। जब पप्पू यादव ने कहा है कि 15 साल बाद सीबीआई की कार्रवाई बताती है कि सीबीआई अब गिद्ध बन गई है। पप्पू यादव ने सीबीआई रेड को लेकर के सीएम नीतीश कुमार को भी सावधान किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी जरा संभल जाइए, कहीं आप भी टारगेट में हो, कभी भी सीबीआई की रेड आप पर भी हो सकती है। पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि लालू राबड़ी के आवास पर सीबीआई की छापेमारी का सीधा कारण है नीतीश जी का लालू जी के करीब आना, जो किसी को रास नहीं आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम की यात्रा करने के नाम पर ठगी करने वाले 2 सातिर को उत्तराखंड की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ठगों की गिरफ्तारी नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना इलाके के धनबिगा गांव से की गई है। जी हां, उत्तराखंड राज्य के देहरादून साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में ठगी के मामले दर्ज प्राथमिकी के आलोक में गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार लोगों में चकवाव पंचायत के धनबिगा गाँव निवासी देवानंद महतो का पुत्र विकास कुमार उर्फ सेंटी कुमार और शिव कुमार प्रसाद के पुत्र निकू कुमार शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 16 जिलों में तूफान और बिजली गिरने से 33 लोगों की मौत हो गई। जब बिहार में तूफान से हुई मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि ईश्वर मृतकों के परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति दे, वहीं राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। अलग अलग जगहों पर हुई इस घटनाओं के बाद बिहार सरकार के साथ स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक आदेश में कहा है कि आंधी तूफान और बिजली गिरने से 16 जिलों में 33 लोगों की मौत हो गई है। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने घटना को जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से फसल एवं मकान क्षति का आकलन करके परिवार वालों को सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आंधी और वज्रपात से भागलपुर में 7, मुजफ्फरपुर में 6, सारण में 3, लखीसराय में 3, मुंगेर में 2, समस्तीपुर में 2, जहानाबाद में 1, खगड़िया में 1, नालंदा में 1, पूर्णिया में 1, बांका में 1, बेगूसराय में 1, अररिया में 1, जमुई में 1, कटिहार में 1 और दरभंगा में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने इन मौतों पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर शुक्रवार को तकरीबन 14 घंटे तक चली सीबीआई रेड के बाद जब सीबीआई के अधिकारी बंगले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें आरजेडी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ विरोध इतना बढ़ गया कि राबड़ी देवी भी आपा खो बैठी और आरजेडी कार्यकर्ताओं को ही थप्पड़ जड़ दिया। राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि सीबीआई अधिकारियों को उनके गाड़ी में बैठा करके वापस भेजने के लिए पटना पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इन सब के बीच सीबीआई के अधिकारियों को खुद राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव ने गेट तक छोड़ा। हद तो मगर तब हो गई जब नाराज कार्यकर्ताओं को शांत करने के दौरान राबड़ी देवी भी अपना आपा खो बैठी और कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की नालंदा का एक बच्चा सोनू कुमार इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर बिहार के बेटे सोनू कुमार का वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पढ़ाई में मदद की गुहार लगाता नजर आ रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद एक्टर सोनू सूद ने बच्चे की मदद का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्होंने सोनू के स्कूल में एडमिशन कराने की जानकारी शेयर की थी। अब सोनू सूद पर बिहार के नेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। सोनू सूद ने पटना के स्कूल में सोनू कुमार का एडमिशन करवा दिया है। साथ ही
इस स्कूल में हॉस्टल की भी व्यवस्था की है, जहां सोनू कुमार आराम से रह करके पढ़ाई कर सकेंगे। जहां सोनू सूद ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी थी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि सोनू की सुन ली भाई, स्कूल का बस्ता बांधिए, आपकी पूरी शिक्षा और हॉस्टल की व्यवस्था हो गई है। इस ट्वीट में उन्होंने स्कूल का नाम आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बिहेटा पटना भी लिखा है। सोनू सूद के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर उनकी वाहवाही हो रही है, लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जहाँ एक फैन ने जब लिखा है कि बिहार आपको कभी नहीं भूलेगा सोनू भाई। इस बीच पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सोनू सूद पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने जिस स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाया है उसे बिना मान्यता प्राप्त स्कूल बताया है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि सोनू सूद कम से कम इस बच्चे के साथ फरेब न करें। सोनू सूद ने ऐसे स्कूल में सोनू का एडमिशन की घोषणा करके लहर लूट रहे हैं, जो ना CBSE संबंधित है और ना ही वेबसाइट है। जब मात्र 8वां तक वहां पढ़ाई होती है, वे अभिनेता होकर नेता की तरह ठग रहे हैं। सोनू सूद जी, आप अपने बच्चे का यहाँ नामांकन कराते। दोस्तों, बात करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया है। जब कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि हम जिला जज पर सवाल नहीं उठा सकते, उनके पास 25 सालों का अनुभव है। इसके साथ ही कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाले स्थान को सील रखने और मुस्लिमों को सीमित संख्या में नमाज पढ़ने देने और अलग स्थान पर वजू करने देने अपने अंतरिम आदेश को भी जारी रखा है। कोर्ट ने कहा है कि 17 मई को लागू किया गया ये आदेश 8 सप्ताह यानी कि 17 जुलाई तक लागू रहेगा। उसके बाद ही इस मामले की शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जटिल सामाजिक समस्या है, जो इसमें मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी समाधान सटीक नहीं हो सकता है। हमारा आदेश इस बात पर था कि शांति व्यवस्था बनी रहे, ये काम अंतरिम आदेश से हो सकता है, जहाँ हम देश की एकता के लिए एक संयुक्त मिशन पर हैं। इसके अलावा रिपोर्ट लीक होने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार यहाँ रिपोर्ट आ जाए तो फिर वह सेलेक्टिव तौर पर लीक नहीं हो सकती है। इसके साथ ही बेंच ने हिदायत दी है कि रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए, इसे सिर्फ जज ही खोल सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि देश भर में महंगाई की मार झेल रहे लोगों के अच्छे दिन के सपने अभी फिलहाल टूटते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महंगाई की चौतरफा मार पड़ती दिख रही है, जहां अभी कुछ दिन पहले ही बढ़ाए गए CNG के दामों में आग की तरह फैल रही है। दिल्ली में CNG के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में CNG की बढ़ोतरी की कीमत 21 मई से प्रभावी होगी। 6 दिनों के अंदर दिल्ली में दूसरी बार CNG के दाम बढ़ाए गए हैं। जहाँ इससे पहले 15 मई को दिल्ली NCR में CNG की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाए गए। जहाँ फिलहाल अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG के लिए ग्राहकों को 75 रुपये की कीमत चुकानी होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के गया जिला से रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक दामाद ने ऐसी जिद कर दी कि पूरे परिवार में खौफ का माहौल है। आपको बता दें कि दामाद ने साली से ही शादी करने की जिद कर दी। जब दामाद का कहना है कि दूसरी बेटी से भी मेरी शादी करवा दो, नहीं तो सभी को जान से मार देंगे। जब परिवार ने डर से घर छोड़ दिया है जबरन शादी के लिए। अरे दामाद ने शाली के साथ जबरदस्ती ली गई आपत्तिजनक फोटो फेसबुक पर डाल दी है। शिकायत के बावजूद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि मामला बांके बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां शिव विश्वकर्मा आरोपी रवि से अपने बड़ी बेटी की शादी 2013 में हुई है। दोनों से 4 बच्चे भी हैं। आरोपी दामाद ने पत्नी और बच्चे को घर से निकाल दिया है। मामले को लेकर के पंचायत भी हुई थी, लेकिन ये मामला सुलझा नहीं। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर पुलिस महकमे से आ रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सरकार ने बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी के बाद बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। आर्थिक अपराध इकाई ने मंगलवार को नरेंद्र कुमार धीरज के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई की टीम ने मंगलवार को पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज की कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। जब ब्यौर के अलावा नरेंद्र कुमार धीरज के भाइयों और भतीजे के भोजपुर स्थित 9 ठिकानों पर रेड हुई थी। नरेंद्र कुमार धीरज पर भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। दोस्तों, बात करते हैं कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जारी विवाद के बीच अब इत्तेहाद मिल्लत काउंसिलिंग यानी कि IMC के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान का बयान सामने आया है। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद पर कुछ नहीं किया गया तो फिर बाबरी मस्जिद की तरह पाबंदी लगेगी। मौलाना तौकीर रजा खान ने मुस्लिम संगठनों से जेल भरो आंदोलन चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि हर जिले में 2 लाख मुसलमान जुटे
और जेल भरे आंदोलन के तहत गिरफ्तारी दी। आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने यह भी कहा है कि ये जेल भरो आंदोलन पूरे देश में चलाया जाएगा। जेल जाना मर्दों का काम है। ज्ञानवापी मस्जिद में कथित रूप से शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर के उन्होंने कहा है कि कुछ लोग फव्वारा और शिवलिंग में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग हिंदू धर्म की बदनामी करा रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा है कि अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने ज्ञानवापी विवाद को लेकर के जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया तो साथ ही केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा है कि सरकार लाल किला और ताजमहल पर बुलडोजर चलाएं, हम इसमें सरकार का साथ देंगे। उन्होंने कहा है कि लेकिन हमें पता है कि वे लाल किला और ताजमहल पर बुलडोजर नहीं चलवाएंगे। तौकीर रजा खान ने कहा है कि वे लाल किला और ताजमहल पर बुलडोजर इसीलिए नहीं चलवाएंगे क्योंकि वे हमारे जज्बात पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। मौलाना तौकीर रजा ने इंडिया इस्लामिक सेंटर में आयोजित जिस कार्यक्रम में बातें कही है उस कार्यक्रम में कई मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था। मुस्लिम पक्ष ने कथित शिवलिंग के फव्वारे होने का दावा किया था। दोस्तों बात करते हैं कि शादी विवाह और ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण यात्री ट्रेनों में यात्रियों का भारी दबाव बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार को जाने वाली ट्रेनों के अलावा मुंबई जाने वाली ट्रेनों में भीड़ का आलम यह है कि जनरल कोच से स्लीपर तक में पैर रखने की जगह नहीं है। यह शुक्रवार शाम को इटारसी से होकर के वास्को डिमा पटना एक्सप्रेस का एक वीडियो सामने आया है। इस ट्रेन के जनरल कोच में यात्री ट्रेन के टॉयलेट में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं। मजबूरी के मारे इन यात्रियों ने इटारसी में ट्रेन रुकने पर फूड स्टॉल से खाना खरीद करके टॉयलेट में बैठकर खाया। ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि टॉयलेट में बैठकर खाना खाना पड़ा। जहां इटारसी से गुजरने वाले एक ट्रेन में ऐसा ही दृश्य नजर आया। रेलवे दावा कर रही है कि यात्रियों की सुविधा को लेकर के हम स्पेशल ट्रेन चला करके पर्याप्त बर्थ मुहैया करा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो इस प्रकरण को लेकर के समझा जा सकता है। जब पिछले एक माह में उत्तर प्रदेश बिहार को जाने वाली इलाहाबाद जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ टूट रही है। जनरल बोगियों में यात्रियों का दम घुट रहा है। तेजी से बढ़ती आबादी और अप्रवासी मजदूरों के कारण ये भीड़ बढ़ रही है। जब गरीब यात्री स्लीपर और वास्तुनिकल दर्जे का खर्च नहीं उठा पा रही है, जिसके चलते जनरल बोगियों में भेड़ बकरियों की तरह यात्रा करना पड़ता है। इस मामले में रेलवे के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण ट्रेनों में रश बढ़ गया है, यानी कि भीड़ बढ़ गया है। दोस्तों अब वक्त हो चला है आपके सवाल और हमारे जवाब का। तो सबसे पहले बात करते हैं, सवाल लेते हैं सबसे पहले गौरव कुमार जी का। तो उन्होंने लिखा है कि मैट्रिक का स्कॉलरशिप कब आएगा। तो गौरव कुमार जी आपको बताना चाहेंगे कि मैट्रिक का स्कॉलरशिप का पैसा आपको 31 मई तक मिल जाना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि 31 मई तक स्कॉलरशिप का पैसा बांट दे, नहीं तो 31 मई के बाद फिर वो पैसा वापस हम ले लेंगे। यानी 31 मई तक राज्य सरकार आपके खाते में पैसे भेजती है तो ठीक, वरना फिर ये पैसा वापस जा सकता है। तो इसीलिए अब 31 मई तक आप वेट कीजिए, अगर नहीं तो फिर आपको कब मिलेगा कोई पता नहीं। अब अगला सवाल लेते हैं तनवीर खान से। तनवीर खान जी लिखते हैं, कमेंट करते हैं कि सर मैं किशनगंज जिला के टेरागाछ थाना इलाके का गाँव झाला का रहने वाला हूँ। सर मेरा अब्बा मार्च महीने में झाला के अरुण मुखिया को 5,000 रुपया दिया था। वे बोले थे कि 15 दिन में आपका कॉलोनी पास हो जाएगा, आप पहले 5,000 रुपया जमा कराइए, बाकी 5,000 रुपये कॉलोनी मिलने के बाद लेंगे। लेकिन मार्च से अभी तक कॉलोनी पास नहीं हुआ है। मुखिया के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या कंप्लेन करें, कैसे करें, मुझे बताएं। तो तनवीर खान जी आपको बता दो कि आपने बहुत गलत किया है। आपको किसी को भी पैसे नहीं देना चाहिए, आप भी इसमें गलत हैं, ठीक है। जिसको भी आप पैसे दिए हैं वो भी गलत है और आप भी गलत हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, जैसे पहले भी बताया गया है। तो अगर आप मुखिया के खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ सबूत होना चाहिए आपके पास। अगर सबूत है, आपके पास दस्तावेज है, तो फिर आप इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, नहीं तो बिना सबूत का कुछ भी नहीं हो सकता है। अब अगला सवाल लेंगे पूजानंद पाठक की। इन्होंने लिखा है कि केडीबी लैब के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। मधुबनी जिला के आईपीएस को छोड़ करके नीचे के सारे पदाधिकारी अनियमितता और भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस कारण आम जनमानस को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जी पूजानंद पाठक जी, आपको बता दूँ कि ये समस्या सिर्फ मधुबनी जिला में ही नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में यही समस्या है। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी सरकारी अफसर हैं, सारे भ्रष्टाचार में गहरी समंदर में डूबे हुए हैं। तो इसीलिए इसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपके पास उसके खिलाफ कुछ सबूत है तो फिर तभी आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। अब अगला सवाल लेंगे अब्दुल सुभान की। इन्होंने लिखा है कि पीएम किसान ऑनलाइन का पैसा कब आएगा। आपको पहले बता दिया गया है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अब अगला सवाल लेंगे मोहम्मद अजहर इमाम की। इन्होंने लिखा है कि मैं मोहम्मद अजहर इमाम भल्लेज
लक्ष्मीपुर पोस्ट बेलागंज डिस्ट्रिक्ट गया का रहने वाला हूं। सर डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म कब से फिलअप होगा? केडीबी लाइव यूट्यूब चैनल से हमें बताइए। तो आपको बता दूं कि इस महीने से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा और जब ये पक्का डेट निकलेगा तो आपको बता दिया जाएगा केडीबी लाइव के माध्यम से। फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये मतलब कि हिंट दिया गया है कि इसी महीने से ये फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। अब अगला सवाल लेंगे रणधीर सिंह जी की। इन्होंने लिखा है कि किसान सम्मान निधि का पैसा कब तक आएगा? मैं रणधीर कुमार, भल्लेज, मिथुन सराय, मुजफ्फरपुर। तो भाई पहले बता दिया गया है इस बारे में, आप भी देख लीजिए, ठीक है। अब अगला सवाल लेंगे तेज बिहार की। इन्होंने लिखा है कि मैं शंकर प्लम्बर, पटना से, लेबर कार्ड का पैसा कब आएगा बताइए। तो आपको बता दूं कि अभी इसका कोई डेट और नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब आ जाएगा केडीबी लैब के माध्यम से बता दिया जाएगा। आप इसी तरीके से बने रहें हमारे साथ। तो आज के सवालों का सिलसिला यहीं तक समाप्त। फिर अब आप लोग कमेंट करके सवाल कर सकते हैं और कल आप लोगों का सवाल का जवाब दिया जाएगा, पूरी देने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।